पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, और उसमें सबसे पहला जो हमारा विचारक है प्लेटो। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अपना जो सिलेबस है उसमें प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु 2 ही विद्वान पढ़ने हैं। मध्यकाल के अंदर संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है, तथा आधुनिक काल में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लॉस्की, इनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लेटो, पाश्चात्य राजनीतिक जगत का विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक जगत में और भी बहुत से विचारक हुए हैं, जैसे सुकरात के बाद में नंबर आता है प्लेटो का, और प्लेटो के बाद में नंबर आता है अरस्तु का। है, अपन यूं भी कह सकते हैं कि सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। सबसे पहले राजनीतिक चिंतन का जो उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, वो यूनानी जगत से हुआ। यूनान, जिसको इंग्लिश में ग्रीस भी बोलते हैं, यूनान में सबसे पहला जो विचारक हुआ था जिसके विचार राजनीतिक से मिलते जुलते थे, वो था सुकरात। हालांकि जो सुकरात के विचार थे वो केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक के साथ साथ उसके विचार दार्शन शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित थे। प्लेटो के ऊपर सुकरात का प्रभाव था, और अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था, अतः अरस्तु के ऊपर प्लेटो के विचारों का प्रभाव था। लेकिन अरस्तु के जो विचार थे वो प्लेटो के विचारों से काफी प्रभावित थे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को न कहा जाकर के प्लेटो को कहा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्लेटो को इस चीज का दर्जा नहीं मिला, और वो दर्जा आगे जाकर के मिल गया अरस्तु को। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर हम भारत की बात करें, भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करें, तो भारत में भी राजनीतिक चिंतन बहुत पहले हो गया था। सबसे पहले अगर हम देखें तो मनु का नाम सुना है आप लोगों ने? मनु, जो सृष्टि के आदिकाल का निर्माता जिसको कहा जाता है। हालांकि उसके बाद में बहुत सारे मनु ये थे, और एक मनु नाम का एक विद्वान था जिसने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मनुस्मृति। है, उस मनुस्मृति में भी राजनीतिक चिंतन के बहुत सारे तत्व दिखाई देते हैं। यद्यपि मनुस्मृति में राजनीतिक के साथ साथ में सामाजिक चिंतन की अधिकता है, लेकिन उसमें यत्र तत्र कई जगहों पे राजनीतिक चिंतन और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत से सिद्धांतों को बताया गया है। और वो मनु जो था वो आज से 5-5,500 साल पहले है उसने मनुस्मृति लिखी गई थी, ऐसा कुछ विद्वान बताते हैं। विद्वान मजूमदार एवं पुसालकर, जो कहते हैं कि मनुस्मृति का रचना काल 3110 ईस्वी पूर्व था। मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं सरल शब्दों में कि 5000 से 5,500 साल पहले लिखी गई थी। और उसके बाद में रामायण, महाभारत है, महाभारत का शांति पर्व जिसमें बहुत सारे राजनीतिक विचार लिखे हुए हैं। और कौटिल्य का नाम तो आपने सुना ही है, कौटिल्य की किताब थी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में राजनीतिक विचारों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। और कौटिल्य तो एक ऐसा विद्वान था जिसने न केवल राजनीति की बातें लिखी, बल्कि राजनीतिक चिंतन को यथार्थ के धरातल पर उतारा। मतलब उसने जो विचार दिए थे उन विचारों को वास्तव में क्रियान्वित करवाया है। उसका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उस चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, बाकायदा ट्रेनिंग दे करके, और जो उसने सैद्धांतिक राजनीतिक विचार दिए उन सैद्धांतिक राजनीतिक विचारों को क्रियान्वित करवाया, और भारत में एक विशाल साम्राज्य जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से उसने स्थापना करवाई। तो प्रश्न यह उठता है कि पाश्चात्य राजनीतिक जगत की तुलना में भारत में राजनीतिक चिंतन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्गम प्रारंभ कहां से हुआ? यूनान से हुआ। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जबकि अरस्तु से पहले तो भारत में राजनीतिक चिंतन हो चुका था। ऐसे क्या कारण थे?
पहला कारण तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि भारतीय जो राजनीतिक चिंतन था वो लंबे समय तक लोगों के ध्यान में नहीं आया। कौटिल्य की जो हम बात कर रहे थे उसकी इनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लंबे समय तक एक अंधेरे कमरे में पड़ी रही, लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ है। सबसे पहले सन 1909 में एक विद्वान थे साम शास्त्री, जिन्होंने अर्थशास्त्र उपलब्ध करवाई, अर्थशास्त्र का अनुवाद करवाया, अर्थशास्त्र की खोज की। तो 1909 से पहले तो पता ही नहीं था लोगों को कि अर्थशास्त्र एक किताब है और उसके अंदर इस तरह से राजनीतिक चिंतन भरा हुआ है। तब तक तो अरस्तु को यह दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, भारत का जो राजनीतिक चिंतन था, जैसे हम मनु की बात करें, वो राजनीतिक चिंतन के ऊपर सामाजिक तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव था, शुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं था। कौटिल्य का जो राजनीतिक चिंतन था वो यद्यपि यथार्थवादी था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से अपने सिद्धांतों को क्रियान्वित भी करवाया, लेकिन फिर भी कौटिल्य का जो राजनीतिक चिंतन था उस पर कुछ पारलौकिक तत्वों के प्रभाव था, मतलब लौकिक के साथ साथ वो पारलौकिक भी था। जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन केवल लौकिक चिंतन था, उसमें पारलौकिक तत्वों का कोई स्थान नहीं था। तो दो कारण हुए जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत को राजनीति विज्ञान के उद्गम स्थल का और भारतीय विचारकों को जनक होने का श्रेय नहीं मिला। पहला कारण, लंबे समय तक भारतीय जो चिंतन था वो प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा कारण, लौकिक के साथ साथ पारलौकिक था। और तीसरा कारण, भारतीयों के प्रयत्न जो इस दिशा में कारगर सिद्ध नहीं हुए। तो ये बात तो हुई अपने राजनीति विज्ञान के उद्गम की, जनक की, जिनका ऐसे कारण, जिनके कारण से भारतीय विद्वानों को या भारतीय स्थान को राजनीति विज्ञान की उद्गम स्थली और राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय नहीं मिला। अब प्रश्न ये आता है कि प्लेटो से पहले सुकरात था और प्लेटो के बाद में जब अरस्तु आया तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक होने का दर्जा मिला। उनके पहले तो दो पीढ़ियां, या हम ये कहें कि गुरु शिष्य परंपरा के दो विद्वान प्लेटो और सुकरात, जिनको राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय नहीं मिला। क्या कारण था? मैं पहला कारण ये बता दूं कि सुकरात का जो राजनीतिक चिंतन था वो राजनीतिक तो बहुत कम और दार्शनिक बहुत अधिक था। प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन था वो राजनीतिक प्लस दार्शनिक 50-50 था, आधा राजनीतिक और आधा दार्शनिक। अब प्रश्न ये आता है, दार्शनिक क्या होता है या दार्शनिक चिंतन किसको कहते हैं, दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन का मतलब होता है ऐसे तत्वों के बारे में विचार करना जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी चीजों के बारे में, ऐसी संकल्पनाओं के बारे में विचार करना जो अमूर्त होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। या क्या होना चाहिए, क्या है, इस चीज पर विचार नहीं करते, क्या होना चाहिए, चाहे वो वास्तव में हो सकता हो या नहीं हो सकता हो, लेकिन केवल उसी चीज पर विचार किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे इस धरती का राजा कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारी बातें बता दी, राजा ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, उसमें इतने सारे गुण होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा राजा इस धरती के ऊपर संभव है? राज्य कैसा होना चाहिए, बोले राम जी के राज्य जैसा होना चाहिए, लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में है, क्या ऐसा संभव है? ऐसा ना तो राजा संभव है और ना ही ऐसा कोई राज्य संभव है जिसमें पूर्णतः नैतिकता हो, पूर्णतः ईमानदारी हो, ना किसी प्रकार की चोरी हो। ऐसा राज्य संभव नहीं है। तो प्लेटो ने जो बातें बताई वो ये कहता है कि कैसा होना चाहिए, जबकि अरस्तु ने यह बताया कि ऐसा हो सकता है। प्लेटो ने तो यहां तक कहा कि न तो कोई कानून होने चाहिए, न ही किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब कानून और दंड की व्यवस्था ही नहीं होगी तो लोग संयमित कैसे रहेंगे, समझ में नहीं आता। इसलिए प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन था वो राजनीतिक कम और दार्शनिक अधिक था। तो इसलिए प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का नहीं, राजनीतिक दर्शन का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। राजनीतिक दर्शन का जनक कौन था? प्लेटो। राजनीति विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। अरस्तु क्यों था? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले जो राजनीतिक चिंतन दिया वो इंपीरिकल था, अनुभविक चिंतन था।
वास्तविक चिंतन था, यथार्थवादी चिंतन था। अरस्तु ने जो एक किताब थी अरस्तु की जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिक्स को लिखने से पहले अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। मतलब संसार के अंदर 158 देश, और उन 158 देशों के संविधानों को पहले पढ़ा। उसने देखा कि किस देश के संविधान में क्या क्या अच्छाई है, और फिर जिस देश के संविधान में जो अच्छाई लगी या जो व्यवस्थाएं उसको अच्छी लगी, उन व्यवस्थाओं को अपनी किताब पॉलिटिक्स में शामिल किया। इसलिए अरस्तु की जो किताब थी पॉलिटिक्स, वो पूर्णतया यथार्थवादी थी, तुलनात्मक थी, आनुभविक थी। अनुभविक अध्ययन मतलब अरस्तु ने जो अध्ययन किया था वो इंपिरिकल था। इंपिरिकल का मतलब होता है, अनुभविक का मतलब होता है वह ज्ञान जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब अपने कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ, ये जो होती है हमारे शरीर के जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं अनुभविक ज्ञान या अनुभविक अध्ययन। जैसे अभी बारिश हो रही है मान लीजिए, तो आपने अपनी आंखों से देखा और आपने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान में बारिश हो रही है। तो ये जो अध्ययन है वो कैसा अध्ययन हुआ, इसको कहेंगे हम अनुभव। मतलब आपने अनुभव किया है। अनुभव का मतलब आपने देखा, अपनी आंखों से देखा है कि बारिश हो रही है। दूसरा व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं बारिश नहीं हो रही, धूप निकल रही है इस समय, नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो अध्ययन आपने अपनी आंखों से किया है, जिस चीज का टेस्ट आपने अपनी जीभ से किया है, कोई जैसे आपने मान लीजिए कोई तीखी चीज खाई है या कड़वी चीज खाई है, और उस कड़वी चीज खाने के बाद में आपने कहा कि इसका स्वाद जो है वो कड़ा है, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये तो कड़ी नहीं है, ये तो मीठी है, तो आप उसकी बात को मानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है वो अनुभविक अध्ययन है। आपने स्वयं ने उसको टेस्ट किया, अपनी जीभ के माध्यम से टेस्ट किया है, अपने कानों से सुना है जो बात को है। तो आपको सर्दी लग रही है तो ये आपकी त्वचा, आपके शरीर को महसूस हो रहा है, तो आप कह ही नहीं सकते कि तो गर्मी है। जब सर्दी का मौसम है तो सर्दी बताओगे। तो ऐसा अध्ययन जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है उसे कहते हैं अनुभविक अध्ययन। तो अरस्तु ने जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ तत्कालीन समय के वातावरण को देखते हुए, राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिणामों को देखते हुए लिखा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु जो था वो राजनीति विज्ञान का जनक था। आपके एक बड़ा प्रश्न भी आता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, वो अरस्तु वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है प्लेटो। प्लेटो की 3 पुस्तकें थी। एक का नाम था रिपब्लिक, द रिपब्लिक, दूसरी स्टेट्समैन, और तीसरी का नाम था डायलॉग्स। ये जो तीनों पुस्तकें हैं, ये तीनों पुस्तकें प्लेटो की फेमस पुस्तकें हैं, और अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन प्लेटो ने इन्हीं पुस्तकों के अंतर्गत किया है। हम सबसे पहले लेते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय से क्या तात्पर्य है? वर्तमान में न्याय का मतलब होता है न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय। वर्तमान में कई केस है, वो जजों के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और न्यायालय या न्यायाधीश उनके ऊपर जो निर्णय देता है वो क्या कहलाता है? न्याय। लेकिन तत्कालीन समय में जब प्लेटो था, और प्लेटो आज से लगभग 2500 साल पहले था, तो उस समय न्याय का क्या मतलब था? प्लेटो ने न्याय का जो अर्थ बताया वो वर्तमान समय से बिल्कुल भिन्न बताया है। प्लेटो का न्याय क्या था? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले उसने उस समय न्याय के जो सिद्धांत चल रहे थे उनका खंडन किया, और उनका खंडन करने के बाद में अपना स्वयं का न्याय का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? सबसे पहली बात, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के बारे में इतना अधिक लिखा है कि लोग तो ये कहते हैं, कई विद्वान ये कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक नहीं, न्याय की पुस्तक है। कंसर्निंग जस्टिस बुक, न्याय से संबंधित किताब।